हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 14 फरवरी 2026 और आप सुनेंगे अब शाम को 6:30 से 7:30 का प्रोग्राम चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी का, जो कि 9450 किलोहर्ट्ज़ शॉर्ट वेव पर सुना जाएगा। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की लोक कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने वसंतोत्सव पूर्व सभा को संबोधित किया। चीन, जर्मनी और फ्रांस के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक आयोजित। उरुग्वे के राष्ट्रपति ने सीएमजी को दिया विशेष साक्षात्कार। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद ने शनिवार की सुबह राजधानी पेइचिंग स्थित जन वृहद भवन में 2026 का वसंतोत्सव पूर्व समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने केंद्रीय समिति और राज्य परिषद की ओर से देश भर के विभिन्न जातीय समूहों, हांगकांग और मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के हमवतनों, ताइवान के हमवतनों और विदेशों में रहने वाले चीनी नागरिकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति शी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2026 चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ और 15वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होगा। उन्होंने नई विकास अवधारणा के पूर्ण कार्यान्वयन, उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया और कहा कि चीनी संस्कृति में घोड़ा सशक्तता और आत्म सुधार का प्रतीक है। आगामी अश्व वर्ष में देश भर के विभिन्न जातीय समूहों को केंद्रीय समिति के चारों ओर और अधिक एकजुट होना चाहिए, विजय में विश्वास बनाए रखना चाहिए और चीनी शैली के आधुनिकीकरण की नई यात्रा पर साहसपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समारोह में कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर केंद्रीय एवं राज्य नेता, वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, प्रसिद्ध विद्वान एवं राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 2000 गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 14 फरवरी को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्विस लोरेंको, जो अफ्रीकी संघ के घूर्णनशील अध्यक्ष भी हैं, और अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद अली यूसुफ को बधाई संदेश भेजकर 39वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के आयोजन पर अफ्रीकी देशों और लोगों को हार्दिक बधाई दी। अपने बधाई संदेश में शी जिनपिंग ने कहा कि एक जटिल और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सामना करते हुए चीन विश्व शांति की रक्षा करने, साझा विकास को बढ़ावा देने और मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति शी के अनुसार 1 मई 2026 से चीन उन 53 अफ्रीकी देशों पर शून्य टैरिफ नीति पूरी तरह लागू करेगा जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध हैं। साथ ही वह साझा विकास के लिए आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर को बढ़ावा देना जारी रखेगा और ग्रीन चैनल को उन्नत करने सहित अन्य उपायों के माध्यम से अफ्रीकी उत्पादों की चीन में पहुंच को और अधिक विस्तारित करेगा। उन्होंने कहा कि यह बाहरी दुनिया के लिए उच्च स्तरीय खुलेपन का विस्तार करने के लिए चीन द्वारा उठाया गया及时提交候补购票订单，并最大限度使用60个日期加车次的购票组合。铁路部门将在票额分配、系统动态投放、旅客退票改签和增开列车等产生新票额时，根据同一车次、同一区间候补订单支付时间顺序，按照先到先得原则，优先满足已提交候补购票需求的旅客。 जर्मनी और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के बीच ये पहली त्रिपक्षीय बैठक बदलती परिस्थितियों के जवाब में एक अभिनव कदम होने के साथ साथ रणनीतिक संचार का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गहन और जटिल परिवर्तनों से
गुजर रहा है और विश्व शांति और विकास अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जिम्मेदार प्रमुख शक्तियों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में तीनों देशों पर विश्व शांति और विकास के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। हमें पारस्परिक सम्मान के मूल सिद्धांत का पालन करना चाहिए, मतभेदों को सुरक्षित रखते हुए आम सहमति तलाशने के सिद्धांत को कायम रखना चाहिए, एक खुले और सहयोगात्मक मूल्य अभिविन्यास की वकालत करनी चाहिए और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं जर्मन विदेश मंत्री वेटफुल ने कहा कि अशांत वैश्विक परिस्थितियों में जर्मनी और फ्रांस को चीन के साथ पहले से कहीं अधिक संवाद और बातचीत करने की आवश्यकता है ताकि आपसी विश्वास को बढ़ाया जा सके, गलतफहमियों को दूर किया जा सके, प्रमुख शक्तियों के रूप में अपनी भूमिका निभाई जा सके और एक एकीकृत आवाज उठाई जा सके। उधर फ्रांसीसी विदेश मंत्री बैरोट ने कहा कि फ्रांस, चीन और जर्मनी को विश्व शांति को बढ़ावा देने और वैश्विक शासन में सुधार लाने में संयुक्त रूप से भूमिका निभानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जितनी अधिक अस्थिर होगी, साझेदारी की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। फ्रांस स्थिर और सकारात्मक यूरोपीय संघ चीन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 13 फरवरी को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि ये मुलाकात सकारात्मक और रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नेताओं द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण सहमति को संयुक्त रूप से लागू करने, राजनीतिक और कूटनीतिक चैनलों के समन्वयकारी भूमिका का उपयोग करने, द्विपक्षीय उच्च स्तरीय आदान प्रदान की सेवा करने, सभी क्षेत्रों में संवाद और सहयोग को मजबूत करने और चीन अमेरिका संबंधों के स्थिर विकास को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। उस दिन वांग यी और ब्रिटिश विदेश मंत्री येवेट कूपर के बीच भी वार्ता हुई। वांग यी ने कहा कि चीन और ब्रिटेन दोनों प्रमुख वैश्विक शक्तियां और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। दोनों देशों को नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए, रणनीतिक समन्वय और संचार को मजबूत करना चाहिए, साझा हितों का विस्तार करना चाहिए और वैश्विक शांति एवं विकास की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने मुक्त व्यापार का समर्थन किया, किसी भी प्रकार के संरक्षणवाद का विरोध किया और आशा व्यक्त की कि ब्रिटिश पक्ष चीनी कंपनियों के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करेगा। उधर कूपर ने कहा कि चीन के साथ दीर्घकालिक और स्थिर व्यापक रणनीतिक साझेदारी बनाना दोनों पक्षों के रणनीतिक हितों के अनुरूप है। उन्होंने दोनों नेताओं की सहमति को लागू करने, विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत संवाद को आगे बढ़ाने और व्यापार, निवेश, वित्त, जलवायु, सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। 1 से 7 फरवरी तक उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांदो ओर्सी ने विभिन्न उद्योगों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए चीन का दौरा किया। पदभार संभालने के बाद यह ओर्सी की चीन की पहली राजकीय यात्रा थी, जिसके दौरान उन्होंने चाइना मीडिया ग्रुप को एक विशेष साक्षात्कार दिया। साक्षात्कार में अपनी चीन यात्रा पर विचार रखते हुए राष्ट्रपति ओर्सी ने कहा कि उन्होंने असली चीन को देखा है। उनके विचार में चाहे अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य, दुनिया को असली चीन को समझने की जरूरत है। ओर्सी ने चीन उरुग्वे संबंधों के भविष्य के बारे में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, उरुग्वे और चीन के बीच 38 साल पहले राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से चीन का दौरा करने वाले प्रत्येक उरुग्वे के राष्ट्रपति का एक ही लक्ष्य रहा है, दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना। दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्र और अवसरों के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति ओर्सी ने कहा कि कुछ साल पहले चीन के साथ सहयोग में उरुग्वे का मुख्य ध्यान कृषि निर्यात, खासकर गोमांस और सोयाबीन पर था, लेकिन आज उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा जगत और रसद के प्रतिनिधि भी उनके साथ चीन की यात्राओं पर आए हैं। चीनी पारंपरिक नववर्ष यानी वसंत त्योहार के आगमन पर राष्ट्रपति ओर्सी ने सीएमजी के माध्यम से चीनी लोगों को वसंत महोत्सव के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उरुग्वे और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 38वीं वर्षगांठ पर दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी अपने ऐतिहासिक रूप से सर्वश्रेष्ठ दौर में है। चीन उरुग्वे का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और वह आशा करते हैं कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग को और गहरा करेंगे ताकि दोनों देशों के लोगों को बेहतर लाभ मिल सके। स्थानीय समयानुसार 12 फरवरी को चाइना मीडिया ग्रुप स्प्रिंग फेस्टिवल गाला प्रेल्यूड का जर्मनी सत्र कार्यक्रम हैम्बर्ग में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन सीएमजी और हैम्बर्ग स्थित जर्मन चीनी मैत्री संघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस मौके पर सीएमजी महानिदेशक शन हाइशियोंग और हैम्बर्ग के मेयर पीटर सेचिंचर ने क्रमशः वीडियो भाषण दिया। स्थानीय राजनीतिक, व्यावसायिक
और सांस्कृतिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ साथ हैम्बर्ग में तैनात विभिन्न देशों के महावाणिज्य दूतों सहित 120 से अधिक अतिथियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। शन हाइशोंग ने अपने वीडियो भाषण में कहा कि इस वर्ष स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की थीम दौड़ता अश्व अविराम गति होगी, जिसमें 5G + 4K, 8K + AI की तकनीकी उपलब्धियों का उपयोग किया जाएगा और CMG की 85 भाषाओं के प्रसारण से देश विदेश के दर्शकों के लिए एक सांस्कृतिक रात्रि भोज प्रस्तुत किया जाएगा। रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं चीन की लोक कथाएं, जिसमें हम सुन रहे हैं कहानी घुड़सवार मेंढक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम सुनने वाले हैं नसरुद्दीन आफंती के किस्से। ये किस्से उइगुर जाति के लोक साहित्य से हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं नसरुद्दीन आफंती के किस्से और सुनते हैं यह पहला किस्सा, जिसका नाम है मैं ही गलत हूँ। रात का वक्त था। आफंती एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था। कुछ घुड़सवार उसी दिशा में जा रहे थे। उसे लगा दाल में जरूर कुछ काला है। वह अभी अभी खोदी गई एक कब्र में जा छिपा। घुड़सवारों ने उसे कब्र में घुसते देख लिया। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। समझ में नहीं आया कि वह कब्र के अंदर क्यों जा रहा है। कब्र के नजदीक पहुंचकर एक घुड़सवार जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? आफंती ने कब्र से सिर बाहर निकाला और जवाब दिया, मैं इस कब्रिस्तान में दफनाई गई एक लाश हूँ। इतनी रात में लाश को ऊपर आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ताजा हवा लेने के लिए? क्या लाश को भी ताजा हवा की जरूरत होती है? अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, मैं ही गलत हूँ। यह कहता हुआ आफंती फिर से कब्र में घुस गया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं एक और किस्सा, जिसका नाम है घर बदलने में मदद। एक रात कई चोर सेंध लगाकर आफंती के घर में जा घुसे और उसका सारा सामान जल्दी जल्दी बांधकर बाहर निकल गए। अभी वे आधा ही अहाता पार कर पाए थे कि आफंती कुछ और छोटा मोटा सामान हाथ में उठाए उनके करीब जा पहुंचा। आफंती, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? एक चोर ने पूछा। मैं काफी दिनों से घर बदलने की सोच रहा था, पर मेरे पास घोड़ा गाड़ी बुलाने के लिए पैसे नहीं थे। आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगला किस्सा है अनोखा सौदा। एक दिन आफंती अपने लिए एक पायजामा खरीदने बाजार गया। मोल भाव करने के बाद उसने एक पायजामे के दाम तय कर लिए। वह कीमत चुकाने ही जा रहा था कि अचानक उसकी राय बदल गई। मेरा पायजामा अभी ज्यादा पुराना नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। फिर दुकानदार की तरफ देखकर बोला, मेहरबानी करके मुझे इसकी जगह एक कमीज दे दो। दुकानदार ने उसकी मांग स्वीकार कर ली और उसे एक कमीज थमा दी। आफंती पैसे दिए बिना ही आगे बढ़ गया। दुकानदार चिल्लाया, बरखुरदार, तुमने कमीज के दाम अभी नहीं चुकाए। क्या? मैंने अभी अभी एक पायजामा नहीं लौटाया जिसकी कीमत कमीज के बराबर है? आफंती तपाक से बोला। गाय की बिक्री। हमारा अगला किस्सा। आफंती की बेगम अपनी गाय को बेचना चाहती थी। उसकी गाय बड़ी गुस्सैल और बांझ थी। आफंती उसे बेचने बाजार ले गया। खरीदार आते और गाय को देखने के बाद आगे बढ़ जाते, क्योंकि आफंती लगातार कहता जा रहा था, यह गाय दूध बिल्कुल नहीं देती, सिर्फ सींग मारती है। यह सुनने के बाद उसकी गाय आखिर कौन खरीद सकता था? मवेशियों का एक व्यापारी कुछ देर तक उसे देखता रहा। आफंती के भोलेपन पर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह बोला, भाईजान, अपनी गाय जरा मुझे तो दो, मैं इसे चुटकियों में बिकवा दूंगा। आप मुझ पर सचमुच बड़े मेहरबान हैं। आफंती बोला, खुदा आपका भला करे, लीजिए इस गाय को आप ही बेचो। यह कहते हुए आफंती ने रस्सी उसके हाथ में थमा दी। मवेशियों के व्यापारी ने रस्सी हाथ में लेते हुए खरीदारों की ओर देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, भाइयों, जरा इस गाय को तो देखो, कितनी सीधी है, हर रोज 15 कटोरे दूध देती है। यह सौदा आपको किसी भी हालत में महंगा नहीं पड़ेगा। यह सुनते ही आफंती ने व्यापारी के हाथ से रस्सी ले ली और बोला, अगर यह गाय मेमने से भी सीधी है और रोज 15 कटोरे दूध देती है तो इसे भला मैं क्यों बेचने लगा? दोस्तों, हमारा अगला किस्सा है गाय से क्यों नहीं पूछते। आफंती ने बाजार से एक गाय खरीदी। गाय को लेकर वह घर लौट रहा था। आफंती, तुम्हारी गाय बड़ी अच्छी है, एक राहगीर ने कहा। कितने में खरीदी? यही सवाल कई राहगीरों ने पूछा। आफंती बार बार एक ही जवाब देकर थक गया। अंत में दो आदमियों ने फिर वही सवाल दोहराया तो उसने गाय की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप लोग बार बार एक ही सवाल पूछकर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? अगर इसका जवाब जानना ही चाहते हैं तो गाय से क्यों नहीं पूछ लेते?
दोस्तों आइए सुनते हैं एक और किस्सा जिसका नाम है अक्लमंद हो तो पानी में कूद जाओ। जाड़ी का एक दिन था। आफंती अपने गधे पर लकड़ियां लादकर घर लौट रहा था। उसे बेहद ठंड महसूस होने लगी। उसे गधे की चिंता हुई। सोचा, इस मौसम में गधे को भी जरूर ठंड लग रही होगी। अगर मैं गधे की पीठ पर लदी लकड़ियों को सुलगा दूं तो उनकी आंच से गधा ठंड से बच जाएगा। उसने ऐसा ही किया। सूखी लकड़ियों ने एकदम आग पकड़ ली। गधा डर गया और तेजी से दौड़ने लगा। आफंती भी गधे के पीछे दौड़ पड़ा और उससे बोला, अगर तुम अक्लमंद हो तो फौरन पानी में कूद जाओ। थैले में सुरक्षित पूंछ। आइए सुनते हैं एक और किस्सा। आफंती अपने गधे को बेचने बाजार जा रहा था। रास्ते में गधे की पूंछ बेहद गंदी हो गई। आफंती ने मन ही मन सोचा, इसकी गंदी पूंछ को देखकर कहीं खरीदारों को बुरा ना लगे, यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने गधे की पूंछ काट डाली और उसे काठी पर लटके हुए एक थैले में रख दिया। एक खरीदार ने गधे पर नजर डाली। कितना अच्छा गधा है, वह बोला, लेकिन दुख इस बात का है कि इसकी पूंछ नहीं है। अगर तुम्हें यह गधा पसंद है तो बताओ कितनी कीमत दोगे? आफंती झट बोल पड़ा, इसकी पूंछ मेरे थैले में सुरक्षित है। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और किस्सा जिसका नाम है नाई की दुकान में। एक दिन आफंती अपना सिर घुटवाने नाई की दुकान में जा पहुंचा। नाई तजर बेकार नहीं था, इसलिए उस तरह से जगह जगह कट गया। कटी जगहों पर उसने रुई के फाहे लगा दिए। हजामत कराने के बाद जब आफंती ने शीशे में अपना मुंह देखा तो आश्चर्य से बोला, कितने बड़े फनकार हो तुम नाई मियां। तुमने मेरे आधे सिर पर कपास उगा दी है। सोचता हूँ बाकी आधे सिर पर अलसी बो दूं। यह कहता हुआ वह घर लौट गया। बेगम और नान। दोस्तों यह हमारा अगला किस्सा है। आइए सुनते हैं। आफंती जमीन पर बैठा अपनी बेगम से बातें कर रहा था। अचानक उसे भूख लगाई। वह बेगम से बोला, बेगम मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास कोई नान है? भूख लग रही है? क्या अपनी खूबसूरत बेगम के पास बैठकर और उसे देखकर सबके नहीं हो रही? क्यों नहीं? आफंती ने उत्तर दिया, पर तुम्हारे खूबसूरत मुखड़े को निहारने के साथ साथ अगर नान भी खाता रहूं तो सोने में सुहागा हो जाएगा। आइए दोस्तों सुनते हैं अगला किस्सा जिसका नाम है पेड़ों की चोटी पर रास्ता। एक बार कुछ शैतान बच्चों ने आफंती के साथ ठिठोली करनी चाहिए। वे आफंती से बोले, आफंती चाचा, उस पेड़ पर चिड़िया के अंडे हैं, क्या आप उन्हें उतार कर हमें दे सकते हैं? हम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। आफंती बच्चों को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए पेड़ पर चढ़ने के लिए राजी हो गया। पर वह जानता था कि अगर उसने जूते उतार कर नीचे रख दिए तो ये शैतान बच्चे उन्हें उठाकर जरूर चंपत हो जाएंगे। इसलिए पेड़ पर चढ़ने से पहले उसने अपने जूतों को कमर में बांध लिया। आफंती चाचा, जूते ऊपर चले जा रहे हो, उनकी देखभाल हम कर लेंगे। बच्चों ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है मेरे नन्हे दोस्तों। आफंती ने जवाब दिया, मैं बेहद मसरूफ हूँ। अंडे तुम्हारे हवाले करने के बाद मैं पेड़ों की चोटी पर पांव रखता हुआ घर लौट जाऊंगा। सोने की अंगूठी। दोस्तों आइए सुनते हैं यह अगला किस्सा। एक बार आफंती का एक व्यापारी दोस्त लंबी यात्रा पर जाने से पहले उससे विदाई लेने आया। उसने आफंती की उंगली में सोने की अंगूठी देखी। अंगूठी देखते ही उसका मन ललचाने लगा। आफंती, दोस्त ने कहा, जब मैं लंबे समय तक तुमसे नहीं मिल पाता तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ। बाहर जाने के बाद मुझे तुम्हारी याद हमेशा सताती रहती है। अपनी यादगार के तौर पर तुम यह अंगूठी मुझे क्यों नहीं दे देते? जब मैं इसे देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं तुमसे मिल रहा हूँ। इससे मुझे बड़ी तसल्ली मिलेगी। आफंती के पास कीमती चीज के नाम पर बस यही अंगूठी थी। वह उसे किसी भी हालत में नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारी दोस्ती की बड़ी कद्र करता हूँ, लेकिन मुझे भी लंबे समय तक तुमसे अलग रहकर चैन नहीं मिलेगा। मुझ पर रहम खाओ और यह अंगूठी मेरे पास ही रहने दो। जब भी मैं इस अंगूठी को देखूंगा तो मुझे याद आएगा कि इसे मेरे दोस्त ने मांगा था और मैंने उसे नहीं दिया। इस तरह तुम मेरी यादों में हमेशा बसे रहोगे। शहद और तबीयत। दोस्तों आइए सुनते हैं इस किस्से को। एक दिन आफंती अपने दोस्त के घर भोजन करने गया। मेजबान ने उसके सामने पनीर, नान और शहद रख दिया। आफंती ने पहले पनीर के साथ भरपेट नान खाई और फिर शहद खाना शुरू कर दिया, पर शहद के साथ खाने के लिए एक भी नान बाकी नजर आ गई थी। मेजबान ने याद दिलाया, आफंती, नान के बिना तुम्हें शहद नहीं खाना चाहिए, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आफंती शहद की एक एक बूंद चाट गया और बोला, यह बात खुदा ही जानता है कि अंत में किसकी तबीयत खराब होगी। अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये कहता हुआ वह घर लौट गया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं अगला किस्सा जिसका नाम है मुर्गी के दाम। एक बार एक कुली ने सराय में एक मुर्गी खाई। जब उसने बिल मांगा तो सराय मालिक ने कहा, तुम्हारे पास अगर पैसे अभी न हो तो बाद में दे देना, मैं तुम्हारे खाते में लिख दूंगा। जिंदगी में पहली बार उसकी मुलाकात ऐसे दयालु आदमी से हुई थी। उसने सराय मालिक को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद कुली अपना उधार चुकाने आया। सराय मालिक तांबे के सिक्कों को एक के ऊपर एक रखकर हिसाब लगाने लगा। देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई कठिन सवाल हल कर रहा हो। कुली ने परेशान होकर पूछा, तुम्हारी मुर्गी कितने की थी? उसके दाम तो तुम्हें पता ही होंगे, ये लंबा चौड़ा हिसाब क्या कर रहे हो? सराय मालिक ने अपना हाथ इस तरह हिलाया जैसे वह हिसाब लगाने में डूबा हो और इस वक्त बात सुनने को तैयार न हो। कुली बैठकर इंतजार करता रहा। काफी देर बाद सराय
सराय मालिक ने कूली को मुर्गे के दाम बता दिए। सुनकर उसे बड़ा धक्का लगा। उसकी मुर्गी के दाम बाजार भाव से कई 100 गुना ज्यादा थे। कूली ने पूछा, एक मुर्गी के इतने ज्यादा दाम कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं? सराय मालिक बोला, खुद हिसाब करके क्यों नहीं देख लेते? अगर उस दिन तुमने यह मुर्गी न खाई होती तो जानते हो अब तक वह कितने अंडे दे चुकी होती। अंडों में से चूजे भी निकलते, ये चूजे बड़े होकर फिर अंडे देते। सराय मालिक ने तांबे के ढेर सारे सिक्के मेज पर रख दिए और कूली से कहा, तुम कुल इतनी रकम के देनदार हो, एक भी पैसा कम नहीं लूंगा। कूली के लिए अब और अधिक बर्दाश्त करना असंभव हो गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम व्यापार नहीं करते बल्कि लोगों को लूटते हो, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। जब सराय मालिक ने देखा कि कूली पैसे देने से साफ इनकार कर रहा है तो वह बोला, इस झगड़े का फैसला कराने के लिए हम दोनों को मस्जिद में जाना होगा। अपने पक्ष को सही समझकर कूली ने उत्तर दिया, अगर तुम सच्चे हो तो दुनिया में हर जगह जा सकते हो और अगर झूठे हो तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। मस्जिद क्या, अगर तुम अल्लाह के पास भी जाओ तो भी तुम्हें सच्ची बात कहनी पड़ेगी। एक दूसरे को खींचते हुए वे दोनों मस्जिद में जा पहुंचे। मस्जिद का इमाम धार्मिक मामलों के अलावा कानूनी मामलों को भी देखता था। उसके फैसले को सभी मुसलमान मानते थे। सराय मालिक और कूली जब अंदर पहुंचे तो इमाम कालीन पर बैठा तंबाकू खा रहा था। उसकी झबरीली मूछें गाल से चिपकी हुई थी। लोग मजाक में कहते थे कि उसकी मूछें इसलिए घनी हैं क्योंकि वह दिन भर तंबाकू की खाद डालता रहता है। उसने कनखियों से दोनों को देखा और रूखी आवाज में धीरे से कहा, क्यों आए हो? पहले सराय मालिक ने अपनी बात बताई। इमाम को उसकी बात जच गई और कूली का पक्ष सुने बिना ही उसने एक तरफा फैसला सुना दिया। सराय मालिक की मांग के मुताबिक कूली को सारी रकम चुकानी होगी। कूली ने सोचा बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने इमाम से कुछ दिनों की मोहलत मांगी। इमाम राजी हो गया। इस बेइंसाफी से दुखी होकर कूली अपने घर लौट रहा था। तभी उसे गाने की आवाज सुनाई दी। गधे पर सवार एक आदमी उसकी ओर आ रहा था। नजदीक आने पर उस आदमी ने अपना दाहिना हाथ सीने पर रखा और बड़े अदब से झुककर बोला, कूली भैया सलाम, तुम्हारा क्या हाल है? इस अलमस्त राहगीर को देखकर कूली और ज्यादा दुखी हो गया और कहकर आगे बढ़ गया। गधे पर सवार आदमी उसका व्यवहार देखकर ताज्जुब में पड़ गया। अपने गधे को तेज दौड़ाकर वह कूली के पास जा पहुंचा। कूली भैया, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या मैं तुम्हारी कोई खिदमत कर सकता हूँ? कूली थोड़ी देर के लिए रुका और आश्चर्य से बोला, लेकिन तुम कौन हो? मैं नसरुद्दीन आफंती हूँ, गधे पर सवार आदमी ने कहा। यह सुनकर कूली बड़ा खुश हुआ। अच्छा, तो तुम ही मशहूर नसरुद्दीन आफंती हो? बाकी लोगों की ही तरह कूली ने भी नसरुद्दीन आफंती के बारे में यह सुन रखा था कि वह जगह जगह जाकर गरीबों की मदद करता है। जैसा उसने सुन रखा था आफंती को उसने ठीक वैसा ही पाया। कूली ने आफंती को सारी घटना विस्तार से सुना दी। सारी बात सुनने के बाद आफंती ने कहा, तुम फौरन मस्जिद में लौट जाओ और इमाम से कहो कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ है तथा तुम इस मामले को खुली अदालत में ले जाना चाहते हो। खुली अदालत में तुम्हारे पक्ष की पैरवी मैं करूंगा। कूली फौरन मस्जिद में लौट गया। इमाम को उसकी मांग मंजूर करनी पड़ी। रिवाज के मुताबिक हर अभियुक्त को अपना मामला खुली अदालत में ले जाने का हक हासिल था, पर अगर खुली अदालत का फैसला अभियुक्त के खिलाफ होता तो उसे दुगनी सजा मिलती थी। खुली अदालत के दिन मस्जिद लोगों से खचाखच भर गई। जब ज्यूरी के सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो इमाम ने मुकदमा शुरू करने का ऐलान किया। सराय मालिक ने अपनी कहानी फिर दोहराई, पर जब कूली के बोलने की बारी आई तो वह चुपचाप बैठा रहा। तुम बोलते क्यों नहीं? इमाम ने पूछा। इमाम साहब, मेरा वकील अभी नहीं आया, कूली ने उत्तर दिया। इमाम को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुम्हारा वकील कौन है? उसने कूली से पूछा। नसरुद्दीन आफंती, जवाब मिला। यह सुनकर ज्यूरी और इमाम कुछ घबरा गए, पर दर्शक बेहद खुश हुए। वे आपस में कानाफूसी करने लगे और आफंती की दिलचस्प दलीलें सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। जब काफी समय बीत गया तो नसरुद्दीन आफंती हांफता हुआ अदालत में हाजिर हो गया। उसने उपस्थित लोगों को सलाम किया और इमाम और ज्यूरी के सदस्यों से माफी मांगता हुआ बोला, देर में पहुंचने के लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम निपटाना पड़ गया था। आफंती को नीचा दिखाने के लिए ज्यूरी का एक सदस्य बोल पड़ा, क्या वह काम इस मुकदमे से भी ज्यादा जरूरी था? हाँ, इस मुकदमे से कहीं ज्यादा जरूरी था, आफंती ने उत्तर दिया। बात यह है कि कल मुझे गेहूं बोने हैं, पर आज सुबह तक गेहूं का एक भी दाना नहीं भून पाया था। क्या इससे ज्यादा जरूरी कोई और काम भी हो सकता है? मुझे देर इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ आने से पहले लगभग 3 बुशल गेहूं भूनने पड़े। इमाम और ज्यूरी के सदस्य उसका बेवकूफी भरा जवाब सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। फिर वे एक स्वर से बोले, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? क्या भुने हुए गेहूं भी कभी बीज के काम आ सकते हैं? वे जोर से चिल्लाकर आफंती का मुंह बंद करना चाहते थे ताकि फिर मनमाना फैसला सुना सके। लोगों में खलबली मच गई। वे सोचने लगे, अगर आफंती उनके सवाल का उचित उत्तर न दे पाया तो कहीं उसे एक अयोग्य वकील साबित न कर दिया जाए। लेकिन जब हंसने की आवाजें बंद हो गई तो आफंती बड़े धीरज से बोला, आप लोग बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, भुने हुए बीज कभी नहीं बोए जा सकते। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या खाई हुई मुर्गी कभी अंडे दे सकती है? यह सुनकर इमाम और ज्यूरी के सदस्य हक्के बक्के रह गए। अब कहीं उनकी समझ में आया कि आफंती उन्हें जाल में फंसाने के लिए ही देर से आया था और बेवकूफी भरी बातें करने लगा था। अदालत में उपस्थित दर्शक खुशी से चिल्ला पड़े, बिल्कुल ठीक, खाई हुई मुर्गी भला अंडे कैसे दे सकती है? अदालत का माहौल देखकर इमाम और ज्यूरी के सदस्यों को मजबूर होकर पहले का फैसला रद्द करना पड़ा और सराय मालिक को कुली से बाजार भाव के मुताबिक मुर्गी के दाम लेने पड़े। इस तरह यह मुकदमा खत्म हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह किस्सा? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। आइए सुनते हैं एक अगला किस्सा। इसका नाम है आफंती ने तेल खरीदा।
नसरुद्दीन आफंती को लोग दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी समझते थे, लेकिन उसकी बेगम का कहना था कि वह निरा मूर्ख है। एक दिन सब पड़ोसी मिलकर बेगम के पास गए। तुम नसरुद्दीन को हमेशा बेवकूफ कहती हो, जरा यह तो बताओ कि उन्होंने कौन से बेवकूफी के काम किए हैं। यह न पूछो, उनकी बेवकूफी के किस्से न जाने कितने हैं। बेगम बोली, मैं तुम्हें सिर्फ एक किस्सा सुनाती हूँ, इससे पता चल जाएगा कि मेरे शौहर कितने बेवकूफ हैं। अगर तुम उन्हें सचमुच बेवकूफ साबित कर दो तो हम तुम्हारी बात के कायल हो जाएंगे। पड़ोसियों ने कहा। बेगम ने कुछ ही दिन पुरानी एक घटना सुना दी। नसरुद्दीन लंबे यात्रा के बाद घर लौटे तो मैंने उन्हें आड़े हाथों लिया। मैंने कहा, तुम गप्पों में बेकार वक्त क्यों बर्बाद करते हो और हमेशा घर से बाहर क्यों रहते हो? तुम लोग जानते ही हो नसरुद्दीन अमीरों के सामने तो शेर की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन मेरे सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मेरी फटकार सुनने के बाद भी वे बड़े अदब से मेरे सामने झुके, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ, और बोले, अल्लाह तुम्हारा भला करे। मेरी प्यारी मैना, क्या मैं लौट कर नहीं आ गया? यह सुनते ही मेरा गुस्सा काफूर हो गया। मैंने मैना की तरफ खुदा कर अपने प्रीतम को बाहों में ले लिया और आंखें मूंद कर मन ही मन सोचने लगी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह ने मुझे कितना अच्छा शौहर दिया है। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी हरकतों से मुझे फिर गुस्सा आ गया। अचानक नसरुद्दीन को एक काम याद आया जो किसी ने उन्हें सौंपा था, और उनके फिर एक बार घर से गायब होने का संकेत है। इसलिए मैंने फौरन उनके हाथ में एक कटोरा और कुछ पैसे थमा दिए और उन्हें तेल खरीदने भेज दिया, क्योंकि घर में तेल की एक भी बूंद नहीं थी। मैं अपने शौहर का ध्यान बटाना चाहती थी ताकि वे फिर कहीं घर से बाहर न चले जाएं, पर वे रास्ते भर उसी काम के बारे में सोचते रहे। तेल की दुकान आ गई। दुकानदार ने कटोरे में तेल भर दिया, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि कटोरा तेल से लबालब भर चुका है। दुकानदार ने पूछा, बाकी तेल किस बर्तन में डालूं? उनके पास कोई दूसरा बर्तन नहीं था, इसलिए कटोरे को उलटकर उसके तले में बने रिंग की तरफ इशारा करते हुए वे बोले, बाकी तेल यहाँ डाल दो। कटोरे का सारा तेल जमीन पर फैल गया। आसपास खड़े लोग ठहाका मारकर हंस पड़े, लेकिन अपने ख्यालों में डूबे नसरुद्दीन को कुछ भी पता नहीं चला। वे कटोरे की तरफ इशारा करते हुए बुदबुदाए, डालते क्यों नहीं? दुकानदार ने बाकी तेल भी उसी में डाल दिया। नसरुद्दीन उल्टे कटोरे के रिम के अंदर 2-4 चम्मच तेल लेकर घर लौट आए। मैंने आश्चर्य से पूछा, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे उनसे क्या सिर्फ इतना ही तेल आया? जवाब मिला, ऐसी बात नहीं है, बाकी तेल कटोरे के दूसरी तरफ है। यह कहते हुए नसरुद्दीन ने फिर एक बार कटोरे को तोड़ दिया। यह सुनकर पड़ोसी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। नसरुद्दीन आफंती की बेगम मौके का फायदा उठाकर बोल पड़ी, अब तुम ही बताओ, दुनिया में क्या नसरुद्दीन जैसा बेवकूफ कोई और भी हो सकता है? लेकिन पड़ोसी बेगम की बात से सहमत नहीं हुए। उनका ख्याल था कि नसरुद्दीन की इस दिमागी उलझन का कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में नसरुद्दीन ने बेवकूफी दिखाई। दरअसल उनका दिमाग किसी दूसरे आदमी की गंभीर समस्या में उलझा हुआ था। तुमने अपने शौहर से यह क्यों नहीं पूछा कि उनके दिमाग पर कौन सी समस्या हावी थी? तुम्हारी बात सुनकर हम यह नहीं कह सकते कि तुम्हारी ही सोच सही थी और तुम्हारे शौहर की सोच गलत थी। बेगम ने ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। वह अपने शौहर के बारे में बाकी लोगों से ज्यादा जानती थी और अच्छी तरह समझती थी कि वे कितने बेवकूफ हैं। हालांकि वह आफंती को हमेशा जंगली पंछी जैसे उपनामों से पुकारती थी, फिर भी जब दूसरे लोग उनकी तारीफ करते थे तो वह मन ही मन बेहद खुश होती थी। तो दोस्तों, नसरुद्दीन आफंती के किस्से आज यहीं तक। तो दोस्तों, घुड़सवार मेंढक कहानी आज यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानियाँ और नसरुद्दीन आफंती के किस्से बेहद पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई कहानियों के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय जय। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि शूकर और भिक्षु रेतात्मा उस दानव से युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध के बीच में ही शूकर थका हुआ महसूस करने लग जाता है और वह भिक्षु रेतात्मा को अकेला छोड़कर थोड़ी देर के लिए चला जाता है। इतनी ही देर में दानव भिक्षु रेतात्मा को बंदी बना लेता है। उसके बाद वह भिक्षु रेतात्मा और अपनी पत्नी से पूछताछ करता है कि आखिर इस युद्ध का मतलब क्या है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। यह निश्चय कर रेतात्मा चिल्लाया, दुष्ट राक्षस, राजकुमारी के साथ अन्याय मत कर। इस बेचारी ने कोई पत्र नहीं भिजवाया, इसलिए तू इसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार मत कर और ना ही इसका वध करने की कोशिश कर। मैं तुझे बताता हूँ कि हम राजकुमारी को वापस लेने क्यों आए हैं। हमारे गुरुदेव जब इस गुफा में बंदी थे, उन्होंने राजकुमारी को देख लिया था। बाद में जब हस्ती नरेश के सामने उन्होंने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया, राजा ने उनको राजकुमारी का एक चित्र दिखाया और जानना चाहा कि कहीं रास्ते में उनकी भेंट इस राजकुमारी से तो नहीं हुई थी। राजा ने कई साल पहले से ही वह चित्र बनवा रखा था और वे राजकुमारी को चारों दिशाओं में ढूंढ रहे थे। मेरे गुरुदेव ने ही राजकुमारी के बारे में राजा को बताया था। अपनी पुत्री का समाचार पाकर राजा ने हमें थोड़ी सी राजकीय मदिरा पिलाई और हमको इस राजप्रासाद वापस ले आने के लिए यहाँ भिजवा दिया। यही सच है, कोई पत्र नहीं लिखा गया था। अगर तुझे हत्या करनी ही हो तो मेरी भले ही कर दे, लेकिन एक निरपराध महिला की हत्या करने की चरम दुष्टता कभी मत करना।
भिक्षु रेतात्मा के उदात्त वचनों से प्रभावित होकर दानव ने अपनी तलवार एक ओर रख दी और राजकुमारी को बाहों में भरकर कहने लगा, इस असभ्य और अशिष्ट व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो। फिर उसने राजकुमारी के बाल ठीक किया और अपने सर को कोड़ा बनाकर उसे अपने साथ अंदर में जाने का आग्रह करने लग गया। उसे सम्मान आसन पर बैठाकर वह बार बार क्षमा याचना करने लग गया। दानव की अति विनम्रता से उत्साहित होकर राजकुमारी के मस्तिष्क में स्त्रीयोचित चपल विचार खेल कर गया और वह कहने लगी, स्वामी, क्या आप हमारे प्रेम के प्रतीक स्वरूप इस भिक्षु को बंधनों को थोड़ा कमजोर कर देने की आज्ञा दे देंगे? वृद्ध दानव ने अपने सेवकों को भिक्षु रेतात्मा को बंधन मुक्त कर वहीं एक ताला लगा कोठरी में बंदी बनाए रखने का आदेश दे दिया। उस कोठरी में बंद कर दिए जाने के बाद भिक्षु रेतात्मा सोचने लगा, प्राचीन लोगों ने सच ही कहा है कि एक दूसरे के प्रति किया गया सत्कर्म आखिरकार खुद अपने साथ की गई भलाई ही सिद्ध होता है। आज मैंने राजकुमारी की मदद न की होती तो वह भी मेरे बंधन नहीं खुलवाती। इसके बाद वृद्ध दानव ने अपनी पत्नी को मनाकर शांत करने के लिए एक महाभोज का आयोजन किया। मदिरा पान कर नशे में धुत होकर उसने नए कपड़े पहने और कमर से तलवार लटका ली। फिर राजकुमारी के साथ प्रणय क्रीड़ा करते हुए वह कहने लगा, प्रिय, तुम यहीं बैठकर मदिरा पान करना और हमारे दोनों पुत्रों की अच्छे से देखभाल करती रहना। भिक्षु रेतात्मा को यहाँ से निकल भागने मत देना। उस थांग भिक्षु के हस्ती नगर में रहते मैं अपने कुछ संबंधियों से मिलकर आता हूँ। राजकुमारी ने पूछा, किन संबंधियों से मिलने जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, तुम्हारे पिता से। आखिर मैं उनका जामाता हूँ और वे मेरे ससुर हैं, तो फिर भला हमें आपस में परिचित क्यों नहीं हो जाना चाहिए? राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, आप वहाँ मत जाइए। दानव ने पूछा, क्यों? राजकुमारी का जवाब था, मेरे पिता ने शस्त्र के बल पर अपना राज्य नहीं जीता था। वह तो उन्हें अपने पूर्वजों से मिला था। वे तो बचपन में ही सिंहासनारूढ़ हो गए थे। आज तक वे अपने प्रासाद के दरवाजों से कभी बाहर भी नहीं निकले। उन्होंने आप जैसा कोई बलशाली व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा होगा। आपकी मुख मुद्रा और देह यष्टि बहुत विभत्स है। आपके वहाँ जाने से अगर वे डर गए तो बहुत अशोभनीय लगेगा। इसलिए यही अच्छा होगा कि आप उनसे मिलने न जाएं। दानव ने कहा, तो मैं खुद को सुंदर बना लूंगा। राजकुमारी बोली, कोशिश कीजिए, पर एक बार मुझे दिखा दीजिएगा। महाभोज के बीच ही उस दानव ने अपनी देह को झटका कर खुद को एक अत्यंत रूपवान युवक में बदल लिया। उसे देखते ही राजकुमारी गदगद हो गई। दानव ने मुस्कुराते हुए पूछा, बोलो, यह रूपांतरण कैसा रहा? वह बोली, अद्भुत, बहुत अद्भुत। जब आप इस रूप में दरबार में पहुंचेंगे तो राजा आपको अपना जामाता स्वीकार करने पर मजबूर हो जाएंगे। देख लीजिएगा, वे अपने सैनिक अधिकारियों से आपको जरूर ही एक महाभोज दिलवाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, महाभोज में भाग लेते समय आप उनको अपना वास्तविक चेहरा बिल्कुल मत दिखा दीजिएगा। आपका रहस्य खुल जाना उचित नहीं होगा। दानव ने जवाब दिया, यह बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अच्छी तरह से समझता हूँ। वह कूदकर अपने मेघ पर जा चढ़ा और जल्दी ही हस्ती नगर पहुँच गया। वहाँ नीचे उतरकर वह पैदल ही राजप्रासाद के दरवाजे पर जा पहुँचा। उसने दरवाजे के मुख्य आरक्षक से कहा, कृपया सूचना दे दें कि सम्राट का तृतीय जामाता उनसे मिलने आया है। एक क्लीब दूत ने सिंहासन सोपानों के पास पहुंचकर सूचित किया, सम्राट, आपके तृतीय जामाता आपसे मिलने पधारे हैं और प्रासाद दरवाजे पर खड़े अंदर बुलाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। सांजांग के साथ बातचीत में व्यस्त राजा ने जब आपके तृतीय जामाता सुना तो उसने एकत्रित राज्य अधिकारियों से कहा, मेरे तो केवल 2 ही जामाता हैं, यह तीसरा कहाँ से आ गया? अधिकारियों ने कहा, जरूर ही यह वही दानव होगा। राजा ने पूछा, क्या उसे अंदर बुलवा लिया जाए? सांजांग डर कर बोल उठा, सम्राट, वह एक दुष्ट आत्मा है। हम मानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह भूत और भविष्य सब कुछ जानता है और मेघों पर सवारी किया करता है। आप उसे बुलाएं न बुलाएं, वह तो यहाँ आ ही जाएगा। ज्यादा सोच विचार न कर उसे बुला लेना ही उचित होगा। राजा ने पूछा, जमाई राजा, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ के हैं? आपने राजकुमारी से विवाह कब किया? आज से पहले आप मुझसे मिलने क्यों नहीं लौटे? अपना मस्तक भूमि पर नवाते हुए दानव ने जवाब दिया, मैं चषक पर्वत के चांद तरंग गुफा से आ रहा हूँ। राजा ने पूछा, वह जगह यहाँ से कितनी दूर है? उसने बताया, ज्यादा नहीं, केवल 100 कोस के फासले पर है। राजा ने फिर पूछा, राजकुमारी 100 कोस आपसे दूर विवाह करने वहाँ कैसे पहुँच गई? दानव ने बहुत ही धूर्ततापूर्ण और भ्रामक जवाब देते हुए कहा, सम्राट, शैशव काल से ही मैं अश्वारोहण और आखेट करता रहा हूँ। आखेट द्वारा ही मैं अपनी जीविका उपार्जित करता हूँ। 13 साल पहले जब एक दिन मैं अपने शेन पक्षियों, शिकारी कुत्तों और 20-30 भृत्यों के साथ आखेट कर रहा था तो मैंने एक भयानक धारीदार बाघ को अपनी पीठ पर एक कन्या को लादे पर्वत से नीचे ले जाते देखा। मैंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस बाघ को गिराकर उस कन्या को मैं अपने घर ले गया। गर्म जल से उसकी बेहोशी भंग कर मैंने उसकी प्राण रक्षा कर ली। जब वह होश में आई तब मैंने जानना चाहा कि वह कौन है, कहाँ की है, तो उसने अपने मुख से एक बार भी राजकुमारी शब्द का उच्चारण नहीं किया। अगर वह उसी समय बता देती कि वह आपकी पुत्री है तो मैंने आपकी आज्ञा लिए बिना ही उससे विवाह करने की कोशिश भी न की होती। उस हालत में मैं आपके स्वर्ण प्रासाद पर हाजिर होकर आपसे किसी ऐसे आयोजन के नियोजन किए जाने की प्रार्थना करता जिससे मैं अपनी विशिष्टता प्रमाणित कर सकता, परंतु उसने तो खुद को एक साधारण परिवार की कन्या ही बताया था, इसलिए मैंने उसे अपने घर पर ही रख लिया। उसके सौंदर्य और गुणों से प्रभावित होकर हम आपस में प्रेम करने लग गए और तब से ही हम विवाहित जीवन
रहे हैं। विवाह के बाद मैंने उस बाघ को मारकर एक महाभोज में परिवेशित करना चाहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे रोक दिया। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जब दानव सुनता है कि राजकुमारी ने कोई भी पत्र नहीं लिखा तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह बार बार अपनी पत्नी से माफी मांगता है। इसके बाद वह सीधा अपने ससुर के यहाँ पहुँच जाता है और उन्हें भी एक झूठी कहानी सुना देता है कि किस तरह उसने उनकी बेटी की जान बचाई और फिर वैवाहिक जीवन बिताया। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अपनी पत्नी के समझाने पर मैंने बाघ को तुरंत ही बंधन मुक्त कर दिया। उसकी जान नहीं ली। आहत बाघ ने अपनी पूंछ हिलाकर वहां से भागने की कोशिश की। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि प्राण बचाकर भाग निकलने के बाद वह बाघ इन 13 सालों में खुद को एक ऐसी आत्मा में बदल लेगा जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य लोगों को प्रवंचित कर उनकी हत्या कर देना बन जाएगा। मेरा ख्याल है कि कुछ समय पहले महान थांग साम्राज्य से धर्म ग्रंथ लेने जाने वाले तीर्थयात्री भिक्षुओं का एक दल इधर आया था। जरूर ही उस बाघ ने उसके नेता को मारकर उसका परिचय पत्र छीनकर खुद उस भिक्षु का रूप धारण कर लिया होगा। इस समय वह इसी राजप्रासाद में बैठा खुद आपको प्रवंचित कर रहा होगा। उस बेल बूटे कढ़ी गद्दी पर बैठा वह व्यक्ति ही सच में वह बाघ होगा जो 13 साल पहले राजकुमारी को उठा ले गया था। वह कोई तीर्थयात्री नहीं है। दुर्बल मस्तिष्क वाला राजा अपने मानव सहज अंधत्व में उस दुष्ट आत्मा को पहचान नहीं पाया। उसने दानव की सारी झूठी बातों को सच मान लिया। वह कहने लगा, जमाई राजा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह भिक्षु वही बाघ है जो राजकुमारी को उठा ले गया था? दानव ने जवाब दिया, पर्वतों में रहते हुए मैं आजीवन बाघों के बीच ही खाता पहनता सोता उठता बैठता रहा हूँ। उनको तो मैं जरूर ही पहचान लेता हूँ। राजा बोला, आप भले ही पहचानते हो, लेकिन मुझे प्रत्यक्ष दिखाने के लिए क्या आप इस भिक्षु को बाघ के मूल रूप में बदल सकते हैं? दानव ने जवाब दिया, अगर मुझे आधी तश्तरी पानी मिल जाए तो मैं इसी समय इसको इसके मूल रूप में बदल दूंगा। राजा ने एक अधिकारी को एक तश्तरी में थोड़ा सा पानी ले आने का आदेश दिया। पानी को हाथ में लेकर दानव ने आगे कूदकर दृष्टि प्रवंचन के स्थिरीकृत मंत्र पढ़ा और फिर उस पानी का पल्ला ऊपर करते हुए चिल्लाया, बदलू। सांचान की मूल देह कक्ष के ऊपरी भाग में कहीं गायब हो गई और वह एक धारीदार बाघ में बदल गया। बाघ को देखते ही राजा के तो मानो शरीर से जान ही निकलने लग गई हो। सारे राज्य अधिकारी भी संत्रस्त होकर वहां से भाग निकले। केवल कुछ मुट्ठी भर शूरवीर सेनापति ही वहां डटे रहे। उनमें से कुछ उस बाघ पर झपट पड़े और उस पर प्रत्येक संभव अस्त्र से प्रहार करने लग गए। अगर खान भिक्षु ने तारापुर में अभी और जिंदा रहना नहीं लिखा था तो उस दिन उस जैसे 20 भिक्षुओं की धज्जियां उड़ गई होती। लेकिन उसके सौभाग्य से छेतिंग, छेच्या, सत्योद्घाटक और कर्तव्यरत देवताओं के अलावा धर्म संरक्षक देवता भी आकाश के बीचों बीच खड़े उसकी प्राण रक्षा करते रहे थे। उन्होंने भिक्षु को किसी भी अस्त्र से आहत न होने दिया। शाम तक चलती रहने वाली तुमुल हलचल के बाद राज्य अधिकारी गण उस बाघ को पकड़ने और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर राजा के भेंट कक्ष में रख देने में समर्थ हो सके। फिर राजा ने अपने कौटुंबिक विभाग के भिक्षु से राजकुमारी की जान की रक्षा करने वाले अपने जमाता को धन्यवाद देने के उद्देश्य से एक महाभोज का आयोजन करने की आज्ञा दी। दरबार विसर्जित हो जाने के बाद शाम को दानव रजत शांति महाकक्ष में जा पहुंचा। वहां उसे मदिरापान कराने और आनंद मनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली 18 प्रासाद सुंदरियां और सम्राट की छोटी उपपत्नियां नृत्य गान कर रही थी। नरभक्षी दानव सम्मान पीठ पर अकेला बैठा था और वे विलासिनी स्त्रियां उसके दाएं बाएं फिर रही थी। दोपहर रात तक मदिरा ढालने के बाद दानव इतना ज्यादा उन्मत्त हो गया कि अब वह ज्यादा देर तक अपनी मूल हिंसक प्रवृत्ति को उभरने से रोक नहीं पाया। हंसते हंसते दोहरा होता वह अचानक कूदकर नीचे खड़ा हो गया और अपने असली रूप में आ गया। उसकी हत्यारी प्रवृत्ति उस पर छा गई और उसने डलिया जैसे बड़े पंजे बढ़ाकर सितार बजाती एक युवती को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसका सिर का एक भाग चबा डाला। बाकी 17 प्रासाद सुंदरियां डर कर वहां से अचानक भाग कर कहीं जा छिपी। भागते समय उनमें चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं रह गई थी, क्योंकि वे बीच रात के समय राजा की नींद भंग करने से डर रही थी। इसलिए थर थर कांपती हुई वे ओलतियों के नीचे जा छिपी। दानव अभी तक सम्मान पीठ पर ही बैठा हुआ था। कुछ पल सोचा और फिर मदिरा का एक और चशक उसने पी लिया। फिर उसने एक अभागी युवती को अपने पास खींचकर 2 रक्त सने ग्रास चबा डाले। वह तो इधर राजप्रासाद में बैठा अपना जी बहला रहा था और उधर राजप्रासाद के बाहर यह समाचार फैलता जा रहा था कि थांग भिक्षु तो सच में एक बाघ था। यह जनप्रवाद दावा नल सा प्रतीत होता जा रहा था और जल्दी ही राजकीय पाठशाला तक भी जा पहुंचा। उस समय वहाँ एक नांद में चारा खाते सफेद घोड़े के अलावा और कोई भी नहीं था। यह सफेद घोड़ा एक समय पश्चिमी महासागर का युवा ड्रैगन राजकुमार था। स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में उसके सींग और शल्क उखाड़ लिए गए थे और उसको धर्म ग्रंथ लाने के लिए सांचांग को वहन करने वाला सफेद घोड़ा बना दिया गया था। जब उसने सुना कि लोग थांग भिक्षु को बाघ बता रहे हैं तो वह सोचने लगा, मेरे गुरुदेव तो सच में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उस दुष्ट आत्मा ने ही उनको क्षति पहुंचाने के लिए बाघ बना दिया होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? वानर भाई तो कब का वापस चला गया। बाकी दोनों सहशिष्य भाइयों का भी कोई समाचार नहीं मिला। आधी रात हो जाने पर उससे भी रहा नहीं गया। वह कूदकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर मैंने थांग भिक्षु की रक्षा नहीं की तो मुझे कभी भी कोई सद्गम नहीं मिलेगा।
अब वह वहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं सका। उसने अपने बंधन तोड़ डाले, काटी और कसन हिला हिलाकर ढीले कर लिए और खुद को दोबारा ड्रैगन के रूप में बदल लिया। फिर वह एक कृष्ण मेघ पर सवार होकर सीधा नवम स्वर्ग जा पहुंचा। आकाश के बीचों बीच से ड्रैगन ने रजत शांति महाकक्ष में देदीप्यमान प्रकाश झिलमिलाता देखा। 8 मोमबत्तियां 8 बड़े बड़े दीपाधारों में जल रही थीं। पास से देखने के विचार से मेघ को नीचे ले आने पर उसने सम्मान पीठ पर अकेले बैठ मदिरा पान करते नरभक्षी दानव को युवती का मांस चबाते देखा। ड्रैगन ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, निकम्मा पशु कहीं का, इतनी आसानी से अपना असली रूप प्रकट किए दे रहा है। इसने तो अपने तुला दंड का संतुलन ही तोड़ डाला और खुद को साफ दिखा दिया। कोई नरभक्षी कभी सत्पुरुष नहीं हो सकता। अब मैं समझ गया कि गुरुदेव पर क्या बीती होगी। उनकी इसी नर पिशाच से भेंट हो गई होगी। मैं इसे छलने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं उसमें सफल हो गया तो समय रहते ही हमारे गुरुदेव की रक्षा संभव हो जाएगी। अपने शरीर को झटका देकर उस भव्य ड्रैगन ने खुद को एक त्वंगी आकर्षक प्रासाद सुंदरी में बदल लिया। जल्दी से अंदर जाकर उसने दानव की अभ्यर्थना करते हुए कहा, राजन, अगर आप मेरे प्राण ना लें तो मैं आपका यह चषक थामे रहूंगी। दानव बोला, और सुरा ढालो। युवा ड्रैगन ने मदिरा पात्र उठाकर जल नियंत्रक मंत्र का पाठ किया और उसका चषक भर दिया। मदिरा बिना छल के चषक की परिधि से कई इंच ऊपर तक भर गई। दानव यह जादू नहीं जानता था। वह इसे देखकर खुश हो गया और जब ड्रैगन ने पूछा, क्या मैं इसे और भी ऊंचाई तक भर दूं? तो वह बार बार हाँ कहता गया। पात्र उठाकर ड्रैगन मदिरा ढालता ही रहा और मदिरा भी बिना छल के 13 तले वाले मंदिर की उच्चता तक पहुंच गई। दानव उस सारी मदिरा को मुंह फाड़ कर निकल गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।